नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां बोलने की आजादी है और विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जब यह संवैधानिक अधिकार अपनी हद पार कर लेता है तो इसके खिलाफ पूरा सच बताना बहुत जरूरी हो जाता है। नए वक्फ कानून के खिलाफ देश के कुछ इलाकों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में किसी को भी यह हक नहीं है कि वो सनातन धर्म के गौरव प्रतीक जो है उसका भगवा ध्वज का अपमान करे। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून का विरोध करने वाली भीड़ के सर पर ममता दीदी का हाथ है, और इसी दम पर यह भीड़ इतनी बेलगाम हो गई है कि इसने एक बस से जबरदस्ती भगवा ध्वज उतरवा दिया। इसलिए आज पूरा सच में हम उठाएंगे यह सवाल कि जिस बंगाल में हमास और फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा सकते हैं, क्या वहां पर भगवा ध्वज फहराने पर बैन है? क्या ममता बनर्जी का बंगाल बांग्लादेश, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान बन गया है? इतना ही नहीं, आज पूरा सच में हम यह भी बताएंगे कि ममता दीदी के मंत्री सिद्दीकुल्लाह आखिर क्यों दे रहे हैं कोलकाता को ठप कर देने की धमकी। आज हम आपको लखनऊ में भी लेकर चलेंगे, जहां वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन में लहराए गए हमास के आतंकवादी इस्माइल हानिया और कट्टर इस्लामिक संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के पोस्टर। आखिर वक्फ कानूनी विरोध का जो आंदोलन चल रहा है, इन प्रदर्शन में इस हमासी आतंकवादियों के क्या काम हैं? तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो कोलकाता से आई एक ऐसी तस्वीर जिसपे पूरे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को उद्वेलित कर दिया है। यह एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखने के बाद पश्चिम बंगाल के हिंदू ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या ममता दीदी के राज्य में सनातन धर्म के गौरव का प्रतीक भगवा झंडा फहराना अपराध है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम प्रदर्शनकारियों की भीड़ एक बस से जबरदस्ती भगवा झंडा उतरवा रही है। नीले रंग की इस बस पर भगवा झंडा लगा हुआ था। इस झंडे में प्रभु श्री राम की छवि अंकित थी और इस पर जय श्री राम भी लिखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि जब बस से भगवा झंडा उतारा जा रहा था तो मुस्लिम प्रदर्शनकारियों की भीड़ किस तरह से जश्न मना रही थी, खुशियां मना रही थी। और इतना ही नहीं, सनातनी झंडा उतारने के इस पल को मुस्लिम प्रदर्शनकारियों की भीड़ अपने किसी विजय उत्सव की तरह मना रही थी। ध्यान से देखिए, एक तरफ भगवा झंडा उतारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भीड़ इस्लामिक झंडों को पूरी शान से लहरा रही है। यह वीडियो बंगाल बीजेपी के नेताओं ने जारी किया है और यह घटना कोलकाता की है। बीजेपी का आरोप है कि वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, और इसी दौरान जब एक बस गुजरी तो उसे मुस्लिम भीड़ ने रोक लिया। बस को इसलिए रोका गया, सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि उस पर भगवा झंडा लहरा रहा था, भगवा झंडा लगा हुआ था। इसके बाद मुस्लिम भीड़ ने बस को चारों तरफ से घेर लिया और नारे लगाने लगे। मुस्लिम भीड़ ने बस के ड्राइवर को धमकाया और उसे झंडा उतारने के लिए मजबूर किया। यह सब जबरदस्ती हो रहा था। और शर्मनाक बात यह है कि इस दौरान पुलिस के कुछ जवान भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम भीड़ को रोकने के लिए कोई हिम्मत नहीं दिखाई। एक पुलिस वाला इस दौरान मोबाइल पर बात करता हुआ भी नजर आ रहा है। हैरानी की बात है कि सीएम ममता बनर्जी बार बार बंगाल को स्वामी विवेकानंद की धरती बताकर दुहाई देती हैं, और यह घटना स्वामी विवेकानंद के जन्मस्थान के आसपास के इलाके में ही हुई है। अब सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस कोलकाता में हमास और फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा सकते हैं, क्या वहां पर सनातन धर्म के गौरव का प्रतीक भगवा ध्वज लहराना अपराध है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आज हम पूरा सच में चर्चा करेंगे। तो इस घटना के खिलाफ पश्चिम बंगाल भाजपा ने 12 अप्रैल को हनुमान जयंती पर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का योजना बनाई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस के सामने भगवा ध्वज उतारे जाने को हिंदुओं की आस्था पर हमला बताया है। तो बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी से पूछा है कि क्या कोलकाता
ढाका, सीरिया और अफगानिस्तान बन गया है। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। कहां आघात किया? कलकत्ता, जहां भागुआ लगा के स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हमारे हिंदू समाज और देश को बहुत ऊंचा पर ले गया। स्वामी जी का बर्थ प्लेस में भगवा झंडा जिस तरीके से ड्राइवर को ऊपर रेडिकल ने प्रेशर करके खुलाया, माने दिन दहाड़े पुलिस का सामने, ये बहुत शर्म की बात है। हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं, ये पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है, बंगाल, यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। हम इस बार बंगाल में जो रामनवमी का इतना बड़ा बड़ा शोभा यात्रा निकला, इसी का डर से, इसका खिलाफ ये सब हुआ है। तो इस बीच नए वक्फ कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में इस कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के साथ AIMIM और PDP जैसे राजनीतिक दल भी आज जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे। लेकिन लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद जब शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया तो वहां पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। वैसे यह प्रदर्शन था तो नए वक्फ कानून के खिलाफ, लेकिन इसमें फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह का रंग भी देखने को मिला। इस प्रदर्शन के दौरान एक पोस्टर लहराया गया जिसमें हमास के आतंकवादी इस्माइल हानिया और कट्टर इस्लामिक संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की तस्वीर लगी हुई थी। आपको पता होगा इन दोनों को इजराइल ने पिछले साल मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब प्रदर्शन वक्फ कानून के खिलाफ हो रहा है तो इसमें हमास के आतंकवादी इस्माइल हानिया और कट्टर इस्लामिक संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का क्या काम था? जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उन लोगों को देना चाहिए जो वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं मुंबई में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे AIMIM के नेता वारिस पठान समेत पार्टी कार्यकर्ताओं को काफी हिरासत में ले लिया। श्रीनगर में PDP के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी कोलकाता की सड़कों पर आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र और मुस्लिम संगठनों ने एक रैली निकाली और नए वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की। बीते दिनों पश्चिम बंगाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा भड़क उठी थी और इस दौरान दंगाइयों ने कई पुलिस वाहनों में आग लगा दी थी। जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और TMC का पूरी शह है। हो भी क्यों ना, जब उनके ही एक मंत्री कोलकाता को ठप करने की धमकी दे रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो वो राज्य में ये कानून लागू नहीं होने देंगी, ऐसे वो दावे कर रही हैं। ममता बनर्जी ये भी कह चुकी हैं कि वो अगर केंद्र में सरकार बदलने में कामयाब हो गई या केंद्र में सरकार बदली तो वक्फ कानून को फिर से संशोधित कर दिया जाएगा। आप भी सुनिए ममता बनर्जी के वो दोनों बयान। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। प्लीज रिमेंबर व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। बट वॉक ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो इट वाज डन मोटिवेटेडली, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. तो हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने आखिर ऐसा क्यों कहा है कि वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि संविधान इस बारे में क्या कहता है। लेकिन पहले आप सुन लीजिए RJD नेता तेजस्वी यादव के
का बयान, जिसमें वो इस कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी ममता बनर्जी की तरह नए वक्फ कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देने की बात कह रहे हैं। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। ये बिल जो है किसी कीमत पर हम लोग नहीं मानेंगे। ये बिल देखिए बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, बहुत बड़ी सोची समझी चाल है इनका। तो नया वक्फ कानून को नहीं मानने का ऐलान करने वालों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान ही अमित शाह ने कहा था कि यह देश की संसद द्वारा बनाया गया कानून है और इसे सभी को मानना ही पड़ेगा। आप भी सुनिए तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए किसी कानून को क्या कोई राज्य सरकार अपने राज्य में लागू होने से रोक सकती है, या फिर ममता बनर्जी जैसी जो नेता हैं वो सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमारा संविधान इसे लेकर क्या कहता है। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के मुताबिक केंद्र और राज्य के कानूनी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची पहली है, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ये तीनों सूचियां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे को प्रदर्शित करती हैं। देखिए, संघ सूची में वो विषय शामिल होते हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। ऐसे कानून को हर राज्य को मानना पड़ेगा और लागू भी करना होता है। वहीं राज्य सूची में राज्य सरकार को कुछ विषयों में कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं, जबकि समवर्ती सूची में वही विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। अब बात करते हैं वक्फ कानून की। आखिर ये किस सूची में आता है? तो वक्फ कानून जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन जब समवर्ती सूची के किसी मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अब संविधान के अनुच्छेद 254 क्या कहता है? वो ये कहता है कि ऐसी स्थिति में राज्य के कानून की मान्यता नहीं होगी। इसलिए ममता बनर्जी अगर कह रही हैं कि वो राज्य में लागू नहीं होने देंगी तो ये नहीं हो सकता। और अब सवाल उठता है कि क्या वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ राज्य सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर उसे रोक सकती है? देखिए, आपको याद होगा कि जब देश में सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो बंगाल और केरल जैसे कुछ राज्यों ने इस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। जब इससे जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो कोर्ट ने कहा था कि यह केवल विधानसभा द्वारा व्यक्त की गई राय है जिसका कोई कानूनी बल नहीं है। तो यह तो हुई सुप्रीम कोर्ट की बात। अब आम भाषा में समझिए। उदाहरण के तौर पर 3 तलाक कानून को ले लें तो यह कानून देश भर में लागू हो चुका है, काफी दिन हो चुके हैं इसे लागू हुए। ऐसे में अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि वो अपने यहां ट्रिपल तलाक का कानून लागू नहीं करने देंगे तो उनकी ये बात मान्य नहीं हो जाती है। अगर उस राज्य में 3 तलाक का मामला आता है और इसके लिए कोई शख्स एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो पुलिस उसे ये कहकर शिकायत दर्ज करने से मना नहीं कर सकती कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि फला कानून को हम अपने यहां लागू नहीं करने देंगे। उसे एफआईआर दर्ज करना ही होगा। आइए इस मुद्दे को और विस्तार से समझने के लिए सुनते हैं विनीत जिंदल को, जो एक जाने माने संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। अगर हम वक्फ की बात करें तो वक्फ केंद्र का विषय है और हमारे संविधान में एंट्री 28
लिस्ट 3 में से रखा गया है, जिसके तहत ये माना जाता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही वक्फ से संबंधित कानून को बना सकते हैं। परंतु यदि केंद्र सरकार वक्फ के संबंधित कानून बनाती है तो वो ओवरराइडिंग इफेक्ट करेगा राज्य सरकारों के कानून पर। इस प्रकार से यह साफ हो जाता है कि जो केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अमेंडेड एक्ट जो लागू किया गया है वह सभी राज्यों पर बाध्य है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत सभी राज्यों पर बाध्य है। 256 में भी ये कहा गया है कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को मानने से बाध्य है और उनको नहीं मानने पर राज्य सरकारों के ऊपर कार्रवाई तक की जा सकती है। तो देश का संविधान साफ साफ इस बात की पुष्टि करता है कि वक्फ कानून को रोकने के लिए ममता बनर्जी के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो मुसलमानों को लगातार भड़का रही हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और ममता बनर्जी की इस राह पर उनके मंत्री भी चल रहे हैं। ममता सरकार में मंत्री और जमीयत उलेमा के बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने एक भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो चाहें तो चक्का जाम करके कोलकाता को ठप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम कोलकाता को ठप करना चाहें तो आसानी से 50 जगहों पर 2000 लोगों को इकट्ठा करके ट्रैफिक जाम करवा सकते हैं। चौधरी ने आगे कहा कि अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन हम ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। हमारी रणनीति जिलों से शुरू करने की है और फिर कोलकाता में 50 जगहों पर 10-10 हजार लोगों को हम तैनात करेंगे। चौधरी ने यह भी कहा कि उन्हें कुछ नहीं करना होगा, वो आएंगे, बैठेंगे, मुरमुरे, गुड़ और मिठाई खाएंगे। आइए सुनते हैं ये बयान और फिर उसके बाद आपको बताएंगे सिद्दीकुल्लाह चौधरी आखिर हैं कौन। कलकाता যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে, কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। तो ऐसा नहीं है कि वक्फ बिल पर जमीयत उलेमा के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कोई पहली बार विवादित बयान दिया है। इसी चौधरी ने पिछले साल नवंबर में मोदी सरकार को धमकाते हुए कहा था कि सरकार आग से खेलना बंद कर दे। आपको हम बता दें कि ऐसी भाषा बोलने वाले ये जनाब ममता बनर्जी के बेहद खासम खास हैं और उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आइए अब हम आपको सिद्दीकुल्लाह चौधरी का जीवन परिचय बताते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनके पास ऐसी भाषा आती कहां से है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी जमीयत उलेमा की बंगाल इकाई के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ये जनाब ममता बनर्जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और इनके पास मास एजुकेशन, एक्सटेंशन एंड लाइब्रेरी सर्विसेज जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, शिक्षा से जुड़ा मंत्रालय। यानी ममता बनर्जी ने बंगाल में शिक्षा के विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य सौंप रखा है। अब आगे सुनिए। सिद्दीकुल्लाह चौधरी 2 बार कांग्रेस के टिकट पर 1984 और 1989 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कितने पुराने नेता हैं ये। और फिलहाल तो टीएमसी से ये मोंटेश्वर से विधायक हैं। सिद्दीकुल्लाह ने ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट से बैन लगाने के सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाने का जो फैसला दिया था ट्रिपल तलाक पर, उस फैसले की आलोचना की थी। इन्होंने ट्रिपल तलाक को इस्लाम का अभिन्न अंग बताया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और इस्लामी कानूनों में हस्तक्षेप करने वाला बताया। देख लीजिए कितना सम्मान करते हैं कानून का। और सिद्दीकुल्लाह का कहना था कि मुसलमान शरिया का पालन करना जारी रखेंगे। इसके अलावा सिद्दीकुल्लाह ने एक बार कहा था कि अगर मुसलमानों ने भारत के जो आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया होता तो भारत को आजाद होने में 100 और साल लग जाते। ये इनके विचार हैं। इतना ही नहीं, सिद्दीकुल्लाह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कटु आलोचक रहे। सिद्दीकुल्लाह ने बांग्लादेश के उन रजाकारों का समर्थन किया था जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था और हिंदुओं की बड़े पैमाने पर हत्या की थी। और जिन रजाकारों के नेताओं को शेख हसीना ने सजा दिलवाई थी उन्हें सिद्दीकुल्लाह ने धार्मिक नेता कहा था। इसके अलावा सिद्दीकुल्लाह पर आरोप है कि वाहनों पर लाल बत्ती लगाने पर प्रतिबंध
प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी उन्होंने 2017 में लाल बत्ती वाली कार का प्रयोग किया था। तो यह है जन्म कुंडली सिद्दीकुल्लाह चौधरी की, जो कैबिनेट मंत्री हैं ममता दीदी की सरकार में। और इस बीच बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मालदा जिले के हिंसा पीड़ित मोथाबाड़ी इलाके का आज दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मोथाबाड़ी आने के लिए उन्हें कोलकाता हाई कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ी, क्योंकि जिला पुलिस ने उनके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया था। शुवेंदु अधिकारी ने हिंसा पीड़ित परिवारों से कानून पर भरोसा रखने और एकजुट रहने की अपील की। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाली अपील। और ममता सरकार पर शुवेंदु अधिकारी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए। मालदा जिले के मोथाबाड़ी में 27 मार्च को धार्मिक जुलूस के एक पूजा स्थल से गुजरने के बाद हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर आगजनी, तोड़फोड़ की गई और लोगों पर भी हमले हुए थे। इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष के नेतृत्व में आज मालदा में एक रैली निकाली गई और इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों को हिंदू शून्य यानी हिंदू विहीन करने की साजिश रची जा रही है और बांग्लादेश से लोग सूबे में आकर उत्पात मचा रहे हैं। और रामनवमी से पहले मालदा, मुर्शिदाबाद के मोथाबाड़ी में लोगों को धमकाया गया और इसके विरोध में यह रैली आज आयोजित की गई। आप भी सुनिए बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष ने क्या कहा। इसका बजाय है वहां टीएमसी लास्ट लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारा, माइनस हुआ 48,000, इसलिए वहां 66% मुस्लिम वोटर्स है, 34% हिंदू वोटर है। मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करके अपने सीट बचाना और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला ममता बनर्जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स में इस तरीके से अत्याचार हमारी किसान, हमारी जादव समाज, हमारी गरीब, हमारी शेड्यूल कास्ट, हिंदू समाज के ऊपर हुआ है। इसलिए मैं विजिट किया। देखिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही है। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यहाँ हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। मोथाबाड़ी, मालदा में, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद में, झाऊबना, मुर्शिदाबाद में, जगह जगह रामनवमी के पहले लोगों को डराने का प्रयास किया गया। उसका विरोध में हमारा रैली था, सरकार को सचेत करने के लिए हम निकले, यहाँ की हिंदू समाज को हिम्मत बढ़ाने के लिए हम निकले थे। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे ममता बनर्जी और उनके मुस्लिम वोट बैंक का क्या है पूरा सच। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए है। भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है।
विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया हुआ होगा हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और ममता बनर्जी की राजनीति का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि ममता बनर्जी अगर आज बंगाल की गद्दी पर काबिज हैं तो इसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत बड़ी वजह है। आइए कुछ आंकड़ों के जरिए ममता बनर्जी और उनके मुस्लिम वोट बैंक का पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की जो कुल आबादी है उसमें से 27% आबादी जो है वो मुसलमानों की। 2025 में एक अनुमान के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी की संख्या जो है वो 30% हो चुकी है। ममता बनर्जी तो एक बयान में 33% बता चुकी हैं। और पश्चिम बंगाल के कुल 294 विधानसभा क्षेत्रों में से 120 से 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता हार और जीत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से 46 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर की जो संख्या है वो 50% से भी ज्यादा है। वहीं 16 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक है, जबकि 30 से 35 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है और 50 सीटों पर मुस्लिम आबादी जो है वो 25% से अधिक है। यानी तकरीबन पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम ने बताया कि इन 100 से 120 सीटों पर टीएमसी का जो है ये मजबूत गढ़ बनके सीटें उभरी थी और टीएमसी को यहां पर कामयाबी मिली थी। और लोक नीति CSDS के एक रिसर्च के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 75% 75% मुस्लिम वोटर्स ने ममता बनर्जी की टीएमसी के पक्ष में मतदान किया था। तो यह है ममता बनर्जी की मुस्लिम वोट बैंक पॉलिसी का पूरा सच। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।